हल्दी फंक्शन के बाद सब लोग हल्दी में डुबोए हुए रसगुल्ले बन गए थे। सब लोग खुद को साफ करने के लिए और रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। मानवी जब अपने रूम में जाती है तो मिहिर वहीं उसी रूम में सावन ले रहा था। मानवी बाथरूम से बाहर जाने लगती है कि मिहिर उसे भी अपने साथ शामिल करता है और थोड़ी ही देर में वो दोनों अपने प्यार के समुंदर में गोते लगा रहे थे। उस पूरे रूम में मानवी की सिसकियां सुनाई दे रही थीं, लेकिन रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से किसी को भी कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर जिया अपने रूम में आती है और खुद को साफ करने के लिए वॉशरूम में जाने लगती है। उससे पहले ही राज उसके पेट पे हाथ रखकर उसे खुद से चिपका लेता है। जिया एकदम से किसी के छूने से डर जाती है, लेकिन उस टच को पहचानते ही वो भी खुद को राज की बाहों में ढीला छोड़ देती है। राज अपने दोनों हाथ उसकी कमर पे लपेट लेता है और उसके एयर लॉक को अपने होठों से दबा देता है। राज जिया के कान पे अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मुझसे तो हल्दी लगवा लो, और वैसे भी जब तक मैं तुम्हें हल्दी नहीं लगाऊंगा तब तक तुम पे मेरे नाम की हल्दी कहाँ ही चढ़ेगी। राज अपने हाथों में अपने साथ लाई हुई हल्दी भर लेता है और धीरे धीरे उसके पेट पर लगाने लगता है। राज के छूने से जिया की पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा था। उसने कस के अपने लहंगे को अपने हाथों से भर रखा था। राज जिया के बालों में एक तरफ कर देता है और उसके ब्लाउज की डोरी खोल देता है और उसके ब्लाउज को उसके कंधे से नीचे करके उसकी गर्दन से लेकर कंधों तक हल्दी लगाने लगता है। जिया की पूरी बॉडी में एक गुदगुदी सी हो रही थी। राज उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और जिया के बचे कुचे ब्लाउज को भी निकाल के उसकी बॉडी से अलग कर देता है। जिया शर्म से पलट जाती है। राज उसकी हर एक अदा पे खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। वो अपने हाथों को उसकी पीठ में चलाने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को मूव कर रहा था, जो जिया की बॉडी में अलग सी सनसनी पैदा कर रही थी। राज जिया को पलट देता है और अपना कुर्ता निकाल के उसके दोनों हाथों को बांध देता है। जिया ने अभी भी अपनी आंखों को बंद करके रखा था। जिया अपना कंट्रोल एकदम से खोती ही जा रही थी। उसकी पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। खुद को कंट्रोल करने के लिए वो अपने होठों को अपने दांतों में दबाए हुए थी। जिया को ऐसे अपने सामने मचलता देख राज का भी कंट्रोल लूज हो रहा था। वो अपने सारे कपड़े उतार देता है और जिया के ऊपर आ जाता है। राज अपने गालों में लगी हल्दी को जिया को लगाने लगता है। वहीं जिया अब तक अपना पूरा कंट्रोल खो चुकी थी। वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रही थी। राज नीचे की ओर बढ़ता है। जब उससे और कंट्रोल नहीं होता तो ऊपर आकर जिया के होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है और फिर उसके अंदर एंटर कर जाता है। राज को खुद में पाते ही जिया को दर्द से एक चीख निकल जाती है, क्योंकि ये उसका सिर्फ सेकंड टाइम ही था। राज धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी ही देर में जिया का दर्द भी कम हो जाता है और वो भी ये सब एंजॉय करने लगती है।
वहीं छाया के डर से पसीने निकल रहे थे, क्योंकि वो जैसे ही गार्डन से अपने रूम में जाने के लिए आती है, कबीर उसे खींचते हुए अपने रूम में ले आता है। और अब उसने ये डिमांड रख दी थी कि छाया उसे हल्दी लगाएगी, वो भी उसकी पूरी बॉडी पर। और ये सब सोचते सोचते ही छाया की हालत बुरी हो गई थी, क्योंकि आज तक जो भी उन दोनों के बीच हुआ था वो कबीर ने ही किया था। छाया की तो सोच के ही हालत खराब थी, बेचारी करती कैसे। कबीर आगे बढ़ता है और छाया डर से पीछे की ओर जाने लगती है। वो वाल से टकरा जाती है। कबीर उसके अगल बगल अपने दोनों हाथ रख के बोलता है, जाने मन, हल्दी तो तुम्हें लगानी ही पड़ेगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं तुम्हें हल्दी लगाऊंगा, और अगर मैं हल्दी लगाने पर आया तो हल्दी के साथ कुछ और भी लग सकता है। फिर रोते हुए मुझे मत बोलना कि मुझे दर्द हो रहा है। कबीर की पिछली हरकतों को याद करके छाया उसे हल्दी लगाने में ही अपनी भलाई समझती है, और वो जैसे उसको लगाने के लिए हल्दी लेने लगती है, कबीर बोलता है, ऐसे नहीं स्वीट हार्ट, पहले मेरे सारे कपड़े निकालो। कबीर की हर बात छाया के ऊपर एटम बम गिरा रही थी। वो धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ती है और कांपते हाथों से उसका कुर्ता निकाल देती है। छाया बेचारी सी शक्ल बना के कबीर को देखती है, जैसे बोल रही हो, बस और नहीं प्लीज़। लेकिन कबीर तो कबीर है, वो भी उसकी बात समझ के बोलता है, जान सारे कपड़े उतारो। अब तो छाया की जान ही अलग में अटक चुकी थी। छाया आगे बढ़ के अपनी आंखें बंद करके उसका पैजामा भी निकाल देती है, लेकिन अब उससे एक पल भी कबीर को देखा नहीं जा रहा था। वो पलट के खड़ी हो जाती है। कबीर छाया को देख के ही अपना कंट्रोल खो रहा था। वो आगे बढ़ के अपना एक हाथ छाया के पेट पे रख देता है और छाया कस के कबीर के हाथ को पकड़ लेती और ना में अपनी गर्दन हिला देती है। कबीर उसके कान पर किस करते हुए बोलता है, आज नहीं जान, और मैं आज खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इतना बोल के वो छाया को अपनी गोद में उठा लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। कबीर छाया के साथ बाथटब में बैठ जाता है और धीरे धीरे से उसकी बॉडी से सारे कपड़ों को अलग कर देता है। छाया ने शर्म से अपनी आंखों को बंद करके रखा था, लेकिन उसकी हर शर्म आज कबीर को बेकाबू कर रही थी। कबीर अपने हाथों को उसकी पूरी बॉडी में फिरा के उसकी बॉडी को साफ करने लगता है। कबीर छाया को लिटा के उसके ऊपर आ जाता है और फिर उसे किस करने लगता है। कबीर 20 मिनट की किस के बाद उसे छोड़ देता है और उसके गर्दन पर किस बाइट करने लगता है। छाया ने कस के कबीर के बालों को अपने हाथों से पकड़ कर रखा था। कबीर धीरे धीरे नीचे बढ़ता है। थोड़ी देर के फोर प्ले के बाद जब कबीर को लगता है कि छाया पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुकी थी, तो वो उसके अंदर एंटर कर जाता है और छाया की दर्द भरी चीख कबीर के कानों पर पड़ती है। कबीर अपने होंठ उसके होंठों से मिलाकर उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद वो छाया को पलटकर उसको खुद के ऊपर बैठा देता है
और उसकी कमर को उसके आगे पीछे करने लगता है। जहाँ ये सब अपनी प्यार की दुनिया में खोए हुए थे, वहीं बेचारा अक्षत उजड़ा हुआ चमन बना हुआ था। उसका कल मानवी के साथ नकली फ्लर्ट आज उस पे बहुत ही भारी पड़ रहा था। कुमकुम ने उसे लात मार के अपने रूम से बाहर निकाल दिया था। वो साथ ही धमकी दी थी कि अगर वो दोबारा वहाँ आया तो उसके बम में इतने बॉम्ब फाड़ेगी कि वो भूल जाएगा कि उसके पास भी कोई बम नाम की चीज़ थी। अक्षत बेचारा कहाँ अपनी बीवी के साथ रोमांस की सोच रहा था, वहीं उसकी बीवी काली मैया बनके उसके सिर पे तांडव कर रही थी। अक्षत एक लास्ट ट्राई करने के लिए बालकनी से कुमकुम के रूम में चला जाता है, लेकिन बेचारे की फूटी किस्मत की दादी वहाँ बैठी हुई थी, वो भी अपने हाथ में स्टिक्स लेके। अक्षत के बालकनी से रूम में एंट्री को दादी ने अपनी उन्हीं 440 बोर्ड की आंखों से देखा था। अक्षत जैसे ही रूम में आता है, उसे दादी सामने ही दिखती हैं और उनके फेक एक्सप्रेशन देखकर उसे समझ आ गया था कि आज उसकी बीवी उसका भरता बनाकर ही छोड़ेगी, वो भी मसाले वाला। वहीं दादी अक्षत को ऐसे देख रही थी जैसे बोल रही हूँ, आओ ठाकुर आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, अब आ ही गए हो तो बिना प्रसाद के मत जाना। अक्षत अच्छे बच्चों की तरह दादी के सामने सिर झुका के खड़ा हो जाता है, जैसे आज वो क्लास के सबसे शरीफ बच्चे की कुटाई करके आया हो। वहीं दादी के पीछे खड़ी कुमकुम मुस्कुराते हुए अपने पिटकटे पति को देख रही थी और उसके फेस एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बोल रहे थे, और लो पंगे मुझसे, लेकिन पतिदेव शायद तुम भूल गए हो कि श्रीमती मेरे नाम के आगे लगा हुआ है, ना कि तुम्हारे। ये तो अभी शुरुआत है पति परमेश्वर, आगे आगे देखो होता है क्या। वहीं अक्षत की हालत कुछ ऐसी थी कि बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो कुमकुम को देख रहा था और मन ही मन बस उसे कोसे ही जा रहा था। उसके विचार कुछ ज़्यादा ही नेक थे, जो चीख चीख के बोल रहे थे, हंस लो बीबी जितना हंसना है, लेकिन शादी तो 2 या 3 दिन में निपट जाएगी, फिर तुम्हारी ससी को तो मैं निपटाऊंगा, वो भी अपने ही तरीके से। इतना सोच के ही उसके फेस पर एक टेबल स्माइल आ जाती है। अक्षत धीरे धीरे बाहर जाता है और उसके पीछे पीछे दादी थी। अक्षत आगे आगे चल रहा था और दादी पीछे पीछे। अक्षत जल्दी से अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन आज तो दादी भी चमनप्राश खा के आई थी उसकी खबर लेने को। वो उसके पीछे पीछे ही रूम में आ जाती हैं और साथ ही कुमकुम भी। दादी उसके रूम में आकर वहाँ रखे सोफे पर क्यों उनकी तरह ही विराजमान हो जाती हैं, और अक्षत छोटे बच्चों की तरह सिर झुका के खड़ा हो जाता है। दादी उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोलती हैं, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो या फिर फैसला सुनाया जाए। कुमकुम दादी के पीछे खड़ी हो जाती है और अक्षत को घूरने लगती है जैसे वह बोल रही हो, आज तुम्हें कौन बचाएगा कालिया, बहुत पसंद करते हो ना मुझे, अब मेरी बारी, आज तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों की चुन चुन की सज़ा मिलेगी। फिर दादी की तरफ झुक के बोलती है, दादी आप सज़ा सुनाओ बस, सफाई के लिए घर में बहुत सारे लोग हैं,
वहीं अक्षत कुमकुम को देख के अपने मन में, जितना उड़ना है ना बीबी उड़ लो, अगर तुम्हारे पंख ना काटें तो मेरा नाम भी अक्षत सिंघानिया नहीं है। एक बार हाथ तो आओ। अगले दिन अगर उठने की भी हिम्मत रह जाए तो तुम मेरा नाम बदल देना। वहीं अक्षत के ख्यालों से बेखबर कुमकुम बस मंद मंद मुस्काए ही जा रही थी। दादी कुमकुम की बात पे हामी भरते हुए बोली, तुमने ठीक कहा पुत्र। फिर दादी अक्षत की तरफ मुड़ते हुए अपने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए बोलती हैं, मुर्गा बनाओ। दादी की बात सुन के अक्षत उन्हें आंखें फाड़े देखने लगता है, जैसे कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। अक्षत के भाव देख के दादी फिर से बोलती हैं, मुझे अपनी बात रिपीट करना पसंद नहीं है, और अगर तुम मेरी बात नहीं मान सकते हो तो मैं भी शादी के बाद कुमकुम को 1 महीने तक उसके घर भेज सकती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। दादी की बात सुन के तो अक्षत खुद को इमेजिन करने लगता है कि कुमकुम के बिना वो उसके तकियों को किस करे जा रहा था और उसके ही कपड़े उतार रहा था। अक्षत एकदम से चीखते हुए बोलता है, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं दादी। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपका प्रमोशन कैसे होगा। अक्षत की बात सुन के दादी सोचने का नाटक करती हैं, लेकिन तभी वो स्टिक उठा के अक्षत के पैर पर मार देती हैं और बोलती हैं, नालायक, तुझसे 2 महीने में तो कुछ हुआ नहीं। बोल तो ऐसे रहा है जैसे सुहाग रात के अगले दिन ही हम हॉस्पिटल में होंगे और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आके बोलेगी, मुबारक हो मिसेस सिंघानिया, आपके 12 पोते पोतियां हुए हैं। दादी की बात सुन के अक्षत कुमकुम दोनों ही झेप जाते हैं। कुमकुम को अक्षत के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और वो शर्म से लाल हो जाती है। तभी उनके कानों में दादी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, तुम मुर्गा बन रहे हो या फिर मैं कुमकुम को भेज दूं। दादी की बात सुन के अक्षत जल्दी से ना में सिर हिला देता है और जैसे ही मुर्गा बनने के लिए अपने पैरों को दूर करके झुकता है, तभी कुमकुम और दादी के लिए, कर्णप्रीत और अक्षत के लिए ज्वालामुखी फटने जैसे आवाज़ चर चर तीनों के कानों पर पड़ती, जिससे जहां दादी और कुमकुम की हंसी छूट जाती है और अक्षत की पैंट फट जाती है। अक्षत दोनों हाथों से खुद को कवर करने लगता है और दादी उसे रोकते हुए बोलती है, क्या छुपा रहा है तू मुझसे। मैंने बचपन में तेरे नैपी अपने हाथों से बदले थे। दादी अक्षत की ओर परेशान न करते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं कुमकुम अब भी अपने मुंह पे हाथ रखे हंसे ही जा रही थी। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, अक्षत उसे रोकते हुए बोलता है, जितना खुश होना है हो लो बीबी, लेकिन आखिर में मेरे बच्चों की नैपी तो तुम्हें ही चेंज करनी है। अक्षत की बात सुन के कुमकुम झेप जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अक्षत भी अपने बालों में हाथ फेरता हुआ चेंजिंग रूम में चला जाता है। रात को डाइनिंग टेबल पे तो सबकी जुबान पे बस अक्षत और उसकी फटी हुई पैंट ही के चर्चे थे। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन मेहंदी का फंक्शन भी था। नेक्स्ट डे सब लोग मेहंदी फंक्शन की तैयारियों में लगे हुए थे। मेहंदी फंक्शन की थीम ग्रीन रखी गई थी,
जिया की और कुमकुम की फैमिली को दादी ने सिंघानिया पैलेस पर ही रोक लिया था। सब लोग आज मिलके तैयारियां कर रहे थे। वहीं चारों लड़कियां अपने अपने रूम में रेडी हो रही थीं। चारों ने आज ग्रीन कलर के आउटफिट पहने हुए थे। वहीं लड़कों ने ग्रीन कलर के कुर्ते कैरी किए हुए थे। अक्षत अपने रूम में रेडी हो रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो कॉलर आईडी देख के कॉल को अटेंड करता है और सामने की बात सुन के बोलता है, नहीं, जैसा मैंने बोला है सब कुछ वैसा का वैसा ही होना चाहिए। मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। थोड़ी देर बात करने के बाद उसके फेस पर एक गहरी मुस्कुराहट फैल जाती है। उसके बाद वो रेडी होके हॉल में चला जाता है। थोड़ी देर में सब लोग वहाँ होते हैं सिवाय हमारे चारों ब्राइड्स के। मेहमान भी सारे आ चुके थे। थोड़ी देर में चारों लड़कियों को हॉल में लाया जाता है। सारे मेहमान उन चारों को आंखें फाड़े हुए देख रहे थे, जिससे हमारे चारों हीरोज की आंखें एकदम से आग उगल रही थी। उनको आंखों से ही भस्म करने के लिए उन चारों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से अप्सराएं उतर के धरती पर आ गई हों। उन चारों को लाकर हॉल में उनकी जगह पर बैठाया जाता है। तभी लाइट्स ऑफ होती है और शान स्टेज पे जाके बोलता है, दोस्तों, आप सबको नहीं लगता कि ये मेहंदी फंक्शन खुशी का मौका कम और एक ज़रूरी फॉर्मेलिटी लग रहा है? मेरा मतलब है इतनी रूखी सूखी मेहंदी, ना कोई डांस ना कुछ और। शान की बात पे सब हाँ बोल देते हैं और ना शान को ज्वाइन करते हुए बोलता है, शान भाई, ये मेरे सड़ू भाई की शादी है तो इतने सड़ू हैं कि उन्होंने सब लोगों को अपने जैसे बना दिया है। अभी भी देखो, उनकी ओर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनके हंसने पर टैक्स ही लगा दिया हो। लेकिन कोई बात नहीं प्यारी भाभियाँ, है ना, हम आपकी इस बोरिंग मेहंदी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इतना बोल के अर्नव चुप हो जाता है और अर्नव और शान एक साथ होते हैं। डीजे वाले बाबू, मेरा गाना चला दे, सॉन्ग प्ले होता है और अचिता और दादी स्टेज पर आ जाते हैं। दादी को देख के सबकी आंखें फट जाती हैं। अचिता और दादी गाने के लिरिक्स गाते हुए डांस करती हैं। दादी के डांस को देखकर सबका मन डांस करने के लिए मचलने लगता है और सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने के लिए स्टेज पर आ जाते हैं। दादी और अचिता का डांस सबको खुद की ओर आंखें फाड़ने पर मजबूर कर रहा था। दादी शान के चारों ओर घूमते हुए और अचिता अर्नव के चारों ओर घूमते हुए डांस कर रही थी और वो दोनों भी अच्छे से उनका साथ दे रहे थे। अचिता और दादी डांस करते हुए चारों दुल्हनों को भी अपने साथ साथ शामिल कर लेती हैं। अब वो चारों भी अपने अपने पार्टनर के चारों ओर घूम के डांस करने लगती हैं। चारों लड़के भी अपनी अपनी पार्टनर के साथ डांस करने लगते हैं। उस पूरे हॉल में शायद ही कोई होगा जो उस गाने में थिरका ना हो। यहाँ से सब लोग अपनी खुशियों में डूबे हुए थे। वहीं कोई और था जो उनके रंग में भंग डालने की तैयारी में था। हॉल में खड़ी एक लड़की अपनी जलती आंखों से ये सब कुछ देख रही थी, जैसे सब आज ही खत्म कर देगी। सबका डांस खत्म होता है और चारों लड़कियां वापस से अपनी जगह पर आ जाती हैं।
उन चारों के हाथों में ही मेहंदी लगनी शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर में उनकी मेहंदी पूरी तरह से कंप्लीट होती है। दादी ने और सना जी ने मिलके मेहंदी वाले को बोल के बहुत ही छुपा के उनके पार्टनर्स का नाम लिखवाया था, जिससे वो ढूंढ ही ना पाए। चारों लड़कों ने भी अपनी अपनी जान का नाम अपनी अपनी हथेली पर लिखवा लिया था। वहीं आज अक्षत के मिजाज कुमकुम को कुछ बदले बदले से लग रहे थे, क्योंकि आज अक्षत ने सुबह से ही उसे एक बार भी परेशान नहीं किया था। अक्षत एक कोने में खड़ा आराम से जूस पी रहा था, लेकिन कोई और भी था जो उसको यूं देख के बस मुस्कुराए ही जा रहा था। दोस्तों, कल के कमेंट्स और लाइक के लिए थैंक यू दोस्तों। कल होगा एक धमाका। आज का एपिसोड अच्छा लगे तो कमेंट कर देना अच्छे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल का। तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।